इलेक्ट्रिकल डोज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ऑलरेडी 2 लेक्चर आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग से एक और रिक्वेस्ट करना है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे आप लोग नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल इससे रिलेटेड सारा चीज़ उपलब्ध है। तो जो भी यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं, कृपया करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। डायरेक्ट चलते हैं आज के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज़ 3 है। आज 2 पेपर ऑलरेडी मैं इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आज का इस सीरीज़ का, जो कि टेक्निकल पेपर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, सीरीज़ 3। ठीक है, पहला क्वेश्चन 51 देखते हैं। व्हिच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से बताना इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अनलाइक सेल टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। देखो यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर, एक सेल है, एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। तो इसमें बोल रहा है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या क्या रहता है, और इसमें से 3 तो रहेगा, उसमें से एक जो कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको पता होना ज़रूरी है कोर टाइप और सेल टाइप का क्या होता है। अगर दोनों ट्रांसफार्मर के बीच में का अगर डिफरेंस पता करना हो तो क्या हो। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोर टाइप और ये हो गया सेल टाइप, दोनों का डिफरेंस क्या होता है। देखो कोर टाइप में जो होता है सिंगल मैग्नेटिक कोर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंगल मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक कोर। और यहाँ पे होता है डबल मैग्नेटिक कोर, डबल मैग्नेटिक कोर। इसमें किस टाइप का वाइंडिंग होता है, जो कि एग्जाम में पूछता है कभी कि इसमें कॉन्सेंट्रिक या सिलेंड्रिकल टाइप, साई टाइप वाइंडिंग होता है। इसमें किस टाइप का होता है, इसमें होगा आपका सैंडविच या डिस्क टाइप वाइंडिंग। 2 पॉइंट हो गया डिफरेंस में। कभी कभी लिम्ब के बारे में पूछता है, कितना लिम्ब होता है। तो कोर टाइप में 2 लिम्ब्स होता है, कितना, 2 लिम्ब्स। और इसमें सेल टाइप में कितना लिम्ब्स होगा, 3 लिम्ब्स। इसमें जो लॉसेस होता है कोर टाइप में, मोर लॉसेस कंपेयर टू सेल टाइप, मोर लॉसेस, इसमें लेस लॉसेस। तो देखो कोर टाइप ट्रांसफार्मर आप देखे होंगे, इस टाइप का होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ये हो गया आपका कोर, ये क्या हो गया, ये कोर हो गया, ये कोर हो गया पूरा। अब इसमें क्या होता है, यहाँ वाइंडिंग होता है इसे, और इस साइड भी वाइंडिंग होता है। तो किस टाइप का वाइंडिंग है कोर टाइप में, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग या सिलेंड्रिकल वाइंडिंग। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी साइड, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कोर हो गया। तो क्या है, कैसा कोर है, सिंगल कोर है ना, ये पूरा पूरा आप देखो एक ही कोर है, सिंगल कोर है, इसलिए इसको सिंगल मैग्नेटिक सर्किट बोलेंगे। ठीक है, इसमें और कितना लिम्ब्स होता है, लिम्ब्स मतलब कितना होगा, एक लिम्ब्स ये हो गया और एक लिम्ब्स ये हो गया, जहाँ पे वाइंडिंग प्लेस्ड है। समझ गए। अगर मैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात करूं तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर कैसा होगा, यहाँ पे देखो सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो है इस टाइप का रहेगा। ये बॉक्स हो गया, और यहाँ पे वाइंडिंग प्लेस्ड होता है इस बीच में, इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक सर्किट होगा, कोर
एक तो ऐसे करके एक कोर हो गया, एक कोर ऐसे करके, तो यहाँ कितना हो गया, 2 कोर हो गया। तो इसमें डबल मैग्नेटिक सर्किट होता है, किसमें, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, सिंगल मैग्नेटिक सर्किट होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लिखा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। दूसरा है लेस लॉसेस, यहाँ पे लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये गलत हो गया। सिलेंड्रिकल और कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होता है, और कितना लिम्स होता है, 2 लिम्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन बी। तो आपका सही आंसर ये है करेक्ट, ये है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन ए एन टाइप सेमीकंडक्टर इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। Ni मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि N मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Nd मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स, D मतलब डोनर हो गया, ये मतलब एक्सेप्टर, एक्सेप्टर मतलब एक्सेप्ट कौन करता है, P। देखो N टाइप मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, डोनर होता है, क्या होता है, डोनर। और P टाइप मटेरियल क्या होता है, एक्सेप्टर। ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, मतलब डोपिंग को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जो भी है कोई भी सेमीकंडक्टर में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इसी फार्मूला पे आधारित है, इक्वल टू N इंटू पी इक्वल टू Ni स्क्वायर। Ni मतलब यहाँ पे दिया हुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये हो गया। आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मटेरियल कैसा है, N टाइप है, ठीक है, N टाइप मटेरियल है, तो माइनॉरिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, माइनॉरिटी क्या हो जाएगा, होल कॉन्सेंट्रेशन होगा, यहाँ पे दिया हुआ ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल इन N टाइप सेमीकंडक्टर। तो P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, P इक्वल टू Ni स्क्वायर बाय N लिख सकते हैं, और ये N को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर एटम है, N क्या किस टाइप का मटेरियल है यहाँ पे, डोनर, तो N की जगह Nd लिख सकते हैं, तो P इक्वल टू Ni स्क्वायर बाय Nd, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन क्या पूछ क्या रहा है, होल के बारे में पूछ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल इन सेमीकंडक्टर गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा P का निकालने हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल, तो Ni बाय Nd, तो Ni स्क्वायर बाय Nd, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर LVDT, इसका फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, तो इसलिए आप इसको याद रखें। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये पूछ रहा है ना, किस प्रिंसिपल पे LVDT काम करता है, और LVDT का क्या यूज़ करते हैं, मेजरमेंट करने के लिए, किसको, डिस्प्लेसमेंट को। तो LVDT जो है हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है, LVDT वर्क्स ऑन द म्यूचुअल इंडक्टेंस। द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन दिया हुआ है 100 मेगावाट, कितना मैक्सिमम डिमांड, तो मैक्सिमम डिमांड P मैक्स इक्वल टू 100 मेगावाट लिख लिए। एनुअल लोड फैक्टर इक्वल टू 0.4। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन ए ईयर, कंसीडर करो 365 दिन का एक साल होता है, तो लोड दिया हुआ P मैक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको ALF लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज एवरेज लोड या डिमांड बाय मैक्सिमम P मैक्स, यही होगा ना। तो एवरेज लोड फैक्टर दिया हुआ 0.4 इक्वल टू एवरेज लोड या डिमांड बाय P मैक्स कितना है 100, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज लोड या डिमांड जो भी लिख सकते हैं उसको 40 मेगावाट। यहाँ तक आ गया, तो 40 आ गया आपको क्या, मेगावाट। अब आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन ए ईयर, और 365 दिन का एक साल होता है, तो कैसे निकालोगे टोटल कितना जनरेट कर रहा है,
हाँ, ये तो एवरेज है, एवरेज लोड है। एवरेज कितना दिन का है? 1 दिन का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एवरेज लोड इक्वल टू टोटल यूनिट जनरेटेड बाई कितना हो जाएगा 365 इंटू 24, क्योंकि 24 आवर्स यूनिट जनरेटेड मतलब क्या, यूनिट मतलब क्या होता है, किलो वाट आवर होता है ना। तो आवर मतलब ईयरली पूछ रहा था, ईयर में कितना होता है 365 दिन। अब इसको घंटे में बनाएंगे, 24 से कन्वर्ट करेंगे, वही लिखा हूँ। तो टोटल यूनिट जनरेटेड पूछ रहा है, तो एवरेज लोड आपको पता है 40 है ना। 40 मेगावाट मतलब 10⁶ कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल यूनिट जनरेटेड बाई 365 गुना 24। अब 365 गुना 24 इंटू इतना हो जाएगा टोटल यूनिट जनरेटेड। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मल्टीप्लाई करके देखना, आंसर आ जाएगा। फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स का फुल फॉर्म पूछ रहा है। फैक्ट्स स्टैंड फॉर कंट्रोलिंग डिवाइस है, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज होता है? इन अ फील्ड ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो फैक्ट्स का मतलब होता है फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कभी कभी देखो और सब चीज़ पूछ लेता है, जैसे फैक्ट्स हो गया। एक और चीज़ पूछता है TCSC, लिख लेना, TCSC पूछता है, ठीक है। थायरिस्टर कंट्रोल सीरीज कैपेसिटर, थायरिस्टर कंट्रोल सीरीज कैपेसिटर। फुल फॉर्म बहुत पूछता है एग्जाम में। और एक आपका पूछता है SVC मतलब होता है स्टैटिक बार यानी रिएक्टिव पावर, है ना, कंपनसेटर। एक होता है TOD, पूछेगा कभी कभी, बहुत बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। अरे इसको क्या हो गया, TOD मतलब इसको अगर पूछे, पावर सिस्टम पूछता है, टाइम ऑफ डे होता है TOD का फुल फॉर्म, ठीक है। एक होता है स्टेटकॉम के बारे में पूछता है, STAA भी पावर सिस्टम का ही है। स्टेटकॉम पावर ग्रिड में बगैर यूज होता है स्टेटकॉम, ठीक है। तो स्टेटकॉम मतलब स्टैटिक, स्टैटिक हो गया। सिंक्रोनस कंपनसेटर क्या हो जाएगा, कंपनसेटर, स्टेटकॉम। तो ये सब क्या हो गया, मीनिंग हो गया, कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसलिए आप इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा मॉड्यूलेशन, द स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शंस कैन बी मिनिमाइज बाय। देखो डेल्टा मॉड्यूलेशन है, उसमें बोल रहा है स्लोप ओवरलोड कैसे आप मिनिमाइज करोगे। हाउ विल मिनिमाइज द स्लोप, बाय इंक्रीजिंग द स्टेप साइज। स्टेप साइज को इंक्रीज करके स्लोप को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को देखने से आप बना सकते हो, क्या है, एक तरह से AC सर्किट दिया हुआ, देखो यहाँ वोल्टेज करंट दिया हुआ है और जेड इम्पीडेंस दिया हुआ है। तो कम्प्लेक्स पावर ऑफ जेड, कम्प्लेक्स पावर क्या होता है, कम्प्लेक्स पावर S इक्वल टू, कम्प्लेक्स पावर अगर आपको निकालना है तो S इंटू क्या होता है, V इंटू I कंजुगेट, यही होता है ना। तो आप भी मतलब फेजर वोल्टेज इंटू कंजुगेट ऑफ द फेजर करंट। तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, फेजर वोल्टेज इंटू कंजुगेट ऑफ फेजर करंट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 58 है, बोल रहा है व्हाट इज दैट फंक्शनलिटी ऑफ द प्रोग्राम गिवन बिलो। इंस्ट्रक्शन दिया मूव ए रजिस्टर में जो भी है उसको H0 मतलब क्लियर कर देंगे पहले, ठीक है। उसके बाद R2 रजिस्टर में 10 को क्या करेंगे, सेंड करेंगे। उसके बाद ऐड A इन 03 मतलब हम क्या करेंगे, अगेन उसको ऐड करेंगे, किस में, वैल्यू 3 वैल्यू को ऐड करेंगे, किस में, एक्यूमुलेटर में, इस एक्यूमुलेटर में। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा
वो आएगा ये, इट्स क्लियर द एक्यूमुलेटर एंड देन ऐड वैल्यू 3 टू द एक्यूमुलेटर 10 टाइम्स। Which of the following allow bidirectional current? अब देखो बाईडायरेक्शनल करंट कौन अलाउ करता है इसमें? देखो यूनिडायरेक्शनल करंट पूछ रहा है, अलाउ बाईडायरेक्शनल, तो इसमें ट्रैक करता है बाईडायरेक्शनल और सब यूनी, ये भी यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल, ये भी यूनी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बाईडायरेक्शनल करंट कौन करता है? ट्रैक। Transformer are device which transfer electrical energy from one circuit to another. These two circuits are electrically isolated from each other. Transformer are तो क्या होगा, static device working on the principle of mutual induction। ये तो सिंपल है। रेंज ऑफ सर्ज इम्पीडेंस, रेंज ऑफ सर्ज इम्पीडेंस पूछ रहा है, तो क्या होगा, 400 से 800, किसके लिए? ट्रांसमिशन लाइन के लिए। सर्ज इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? √L/C। L मतलब इंडक्टेंस इन हेनरी, कैपेसिटेंस इन फैराड। एक और क्वेश्चन बोलेगा, ये तो ट्रांसमिशन लाइन का, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का। अंडरग्राउंड केबल का कभी कभी पूछ देगा, अंडरग्राउंड केबल का सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है? सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है अंडरग्राउंड केबल का? कभी भी पूछ सकता है, तो इसलिए याद रखना ज़रूरी है। इसका होता है 40 से 60 ओम के बीच में। ट्रांसफार्मर का भी सर्ज इम्पीडेंस पूछ सकता है। ट्रांसफार्मर का सर्ज इम्पीडेंस, ठीक है, जर्सी, सर्ज इम्पीडेंस कितना हो जाएगा? 1000 ओम। किसका? ट्रांसफार्मर का। तो ये याद रखें। अब बोल रहा है इसमें से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट हैज़ प्रैक्टिकली जीरो कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन। आप देखो गैस टरबाइन में, पावर प्लांट में क्या गैस एज ए ईंधन यूज होगा, तो गैस को तो आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा और महंगा भी होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। थर्मल पावर प्लांट में कोल महंगा है। हाइड्रोलिक में पानी, जहाँ पे पानी रहेगा वहीं पे प्लांट लगेगा, तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोलिक। और डीजल ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो इजी वे में। इन द फेजर डायग्राम ऑफ करंट ट्रांसफार्मर CT, द फेज एंगल इज द एंगल बिटवीन। देखो फेज एंगल जो CT में होता है, किसके और किसके बीच में होता है? तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट आर, दोनों क्या होता है? एक फेज में होता है। और द जो फेज होता है, फेज एंगल बिटवीन देम इज 0। दोनों में क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी करंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्राइमरी करंट सेकेंडरी करंट व्हेन रिफ्लेक्टेड बैक टू द प्राइमरी करंट। नेक्स्ट है, ए डीजल पावर स्टेशन हेल्प फ्यूल कंजम्पशन ऑफ 0.28 kg पर किलोवाट। और मतलब 1 यूनिट जनरेट करेगा तो कितना ईंधन लेगा? फ्यूल कंजम्पशन करेगा 0.28 kg, ठीक है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल दिया है, जो डीजल का कैलोरीफिक वैल्यू है 10,000 किलो कैलोरी पर केजी, माने हर 1 kg में 10,000 कैलोरी क्या करेगा? ये एनर्जी को वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, कैलोरी, किलो कैलोरी में, ठीक। तो आप इसको किस तरह से बनाओगे? सिंपल है, देखो जैसे जैसे है वैसे करो। और क्या निकालना मुझे? इफ़िशेंसी किसका? स्टेशन का। इफ़िशेंसी मतलब क्या हो गया? कितना मुझे आउटपुट मिल रहा है और कितना हमको इनपुट देना पड़ रहा है। इनपुट क्या हो गया? डीजल कितना कंजम्पशन हो रहा है एज ए फ्यूल। तो इफ़िशेंसी एन इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट, ये तो पता है, ऐसे लिख दो। अब आपको 0.28 kg पर किलोवाट आवर है ना, और यहाँ पे कितना है? 10,000 किलो कैलोरी पर केजी है, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय 0.28 kg ऑफ डीजल कितना हो जाएगा? 10,000 क्या है? किलो कैलोरी पर केजी, तो 10,000 गुना 0.28 तो कितना हो गया? 2800 कैलोरी हो गया। अब आपको 860 किलो कैलोरी में 1 किलोवाट आवर होता है ना, ये पता है। 1 किलोवाट आवर में 860
किलो कैलोरी होता है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर मैं आउटपुट लिखूँ, आउटपुट कितना है यहाँ पे, आउटपुट 860 और इनपुट कितना लग रहा है जी ईंधन 2800, यही है ना 2800। तो 860 में 2800 डिवाइड करेंगे 0.307, तो लगभग 30.7% ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हो। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटिक इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर टू, स्टेट इलेक्शन कमीशन पावर टू कंडक्ट इलेक्शन ऑफ, कहाँ पे, तो करता है म्यूनिसपैलिटीज़ में। सही आंसर क्या होगा, म्यूनिसपैलिटीज़ होगा। वन ऑफ द मेथड इज मेक ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग इज टू एम्प्लॉय, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कैसे आप सेल्फ स्टार्ट करोगे, लिखा है इज टू एम्प्लॉय ए सिंगल कैपेसिटर फॉर द स्टार्टिंग, दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्टार्टर या स्टार्टर वाइंडिंग, ठीक है, या स्टार्टिंग वाइंडिंग जो भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग। फिगर ऑफ मेरिट, देखो फिगर ऑफ मेरिट कभी भी डिजिटल आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का पूछेगा तो हमेशा प्रोडक्ट होता है किसका, प्रोपेगेशन डिले इनटू एवरेज पावर डिसिपेशन। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिगर ऑफ मेरिट इक्वल टू टीपी, प्रोपेगेशन डिले इनटू पावर डिसिपेशन, टीपी इंटू पीडी, ऐसे याद रखो। और टीपी जो होता है, पावर डिसिपेशन जो होता है, डिले टाइम मतलब कोई भी है, डिले टाइम हाई से लो गया फिर लो से हाई गया तो उसका एवरेज होता है। तो क्या लिख सकते हैं, टी पी एच प्लस टी पी एल बाई 2 इसका एवरेज, ये हो गया प्रोपेगेशनल डिले, ठीक है। और एक होता है पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन मतलब सिंपल, कितना वोल्टेज डीसी जा रहा है और कितना करंट, ठीक है। तो पावर इसका हो गया डिसिपेशन। तो कभी भी फिगर ऑफ मेरिट पूछेगा तो आप इस तरह से टीपी इंटू पीडी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर प्रोवाइड द रेंज ऑफ द स्पीड डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द ब्रशेस। हमेशा ए सीरीज मोटर काम करता, कौन, सीरीज एसी मोटर या एसी सीरीज मोटर। एसी सीरीज मोटर में क्या क्या होता है, रोटर होता है, आर्मेचर वाइंडिंग, ब्रशेस, फील्ड वाइंडिंग, तो ये सब, और कोर होगा। तो ये सब किस में रहता है, एसी सीरीज मोटर में। और एसी सीरीज मोटर कहाँ पे यूज़ करते हैं, ट्रैक्शन। इन ए डाटा लिंक लेयर ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क, इच डिवाइस ऑन द नेटवर्क हैज एन एड्रेस नोन एज, अब देखो डाटा की बात हुई है ना, तो डाटा की बात होगी तो डाटा किससे रिलेटेड होता है, मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। तो क्या होगा, मैक एड्रेस पे 70 है। ए डीसी शंट मोटर, ए डीसी शंट ऑन जनरेटर रनिंग एट 800 आरपीएम पे रन कर रहा है। जनरेटेड कितना ईएमएफ जनरेट किया, 200 वोल्ट। एज्यूमिंग फ्लक्स पर पोल इज मेंटेन कांस्टेंट, द स्पीड इंक्रीज 1500 आरपीएम, जनरेटेड ईएमएफ विल बी। तो ई इक्वल टू आपको पता है, ई इक्वल टू P/N/60 इंटू Z/A, बेसिक फार्मूला है, ठीक है। मोटर या जनरेटर दोनों के केस में सेम ही फार्मूला है, ठीक है। N स्पीड हो गया, P नंबर ऑफ पोल, 5 फ्लक्स हो गया पर पोल जो भी है, Z हो गया नंबर ऑफ कंडक्टर और A हो गया नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसका रिलेशन निकालेंगे किस में, क्योंकि बोल रहा है फ्लक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ही, तो यहाँ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा, हैं। और इसको फ्लक्स को मान लेते हैं N∅, ठीक है। और सब तो कांस्टेंट है, तो E1/E2 कर सकते हैं, इक्वल टू क्या होगा, N1 बाई क्या होगा, N2 इंटू ∅1/∅2, ये तो कर सकते हैं। और आपको ये पता है कि ∅1 और ∅2 क्या बोला, फ्लक्स देखो यहाँ, एज्यूमिंग फ्लक्स पर पोल इज मेंटेन कांस्टेंट, तो ∅1 और ∅2 इक्वल टू ∅, तो ये कैंसिल हो गया, 1 हो जाएगा ये। तो E1 आपका क्या है, 200 है, तो 200 बाई E2 इक्वल टू N1 क्या है 800 बाई N2 क्या है 1500, यहाँ है ना,
1500 मल्टीप्लाई कर दो, E2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 375 वोल्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा 375। इस तरह से आप निकाल सकते हो आराम से। 71 चलते हैं। विथ कैपेबिलिटीज ऑफ एक्यूरेट पोजिशनिंग एंड फास्ट रिस्पॉन्स टू स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड रिवर्सिंग ए स्टीपर मोटर, ठीक है, स्टीपर मोटर इज वेल सुटेड फॉर प्रिंटर। द रोटेशनल स्पीड ऑफ स्टीपर मोटर इज सोलली डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, किस पे, पल्स फ्रीक्वेंसी पे, हम कितना पल्स उसमें दे रहे हैं स्टीपर मोटर के अंदर। Which of the following addressing mode is employed in a 8051 microcontroller instruction move R0 से 40H? तो इसमें डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ शंट रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड, किसमें, टू कन्वर्ट एमीटर ऑफ रेंज ऑफ 0-50 टू दैट 5 एम्पियर व्हेन इट्स इंटरनल रेसिस्टेंस 99 ओम, ठीक है। तो देखो पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे m, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है I/IM, तो I टोटल करेंट, अब बाई मीटर का क्या है करंट कितना हो गया 50 मिली है, तो उसको एम्पियर में बदलेंगे तो -3 करेंगे, यानी 5000/50, तो कितना हो जाएगा m 100 हो गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 निकल गया। मीटर रेसिस्टेंस RM दिया हुआ, देखो कहाँ पे है 99, इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब मीटर का रेसिस्टेंट यानी अमीटर का रेसिस्टेंस 99 ओम। फार्मूला है शंट रेसिस्टेंस RHS निकालना है, तो RHS इक्वल टू RM/m-1, सिंपल फार्मूला। RM 99, m कितना हो गया आपका 100-1, 99/99 कितना हो जाएगा कट के 1, सही आंसर क्या होगा 1 ओम। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, सिंपल। नेक्स्ट है हो गया, apart from the ability to operate under both leading and lagging power factor, which among the following is an advantage of synchronous motor? synchronous motor क्या है, लीडिंग और लैगिंग दोनों पावर फैक्टर पे काम करता है, तो इसमें से कौन सा एडवांटेजियस है? तो देखो जब भी दोनों लीडिंग प्लस लैगिंग में काम करेगा तो वो क्या होगा रिवर्स, ये क्वेश्चन छूट रहा है, हाँ नहीं ठीक है, तो किस स्पीड पे काम करेगा, मतलब लैगिंग और लीडिंग। तो सिंक्रोनस मोटर क्या एडवांटेज है, हमेशा क्या होगा कांस्टेंट स्पीड पे चलेगा, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड हमेशा क्या सिंक्रोनस स्पीड पे ही चलता है, तो ये क्या है कांस्टेंट स्पीड मोटर भी इसको बोलते हैं। और ये क्या होता है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, नॉट ए सेल्फ स्टार्टिंग मशीन, सेल्फ स्टार्टिंग मशीन, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं इन फोर्थ क्वाड्रेंट, द ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर हमेशा किस में काम करेगा, इन फोर्थ क्वाड्रेंट में रिवर्स रीजनरेशन, इसका सही आंसर क्या होगा रिवर्स रीजनरेशन। देखो ये बहुत बार पूछता है डीसी मोटर का ऑपरेशन कौन कौन कोऑर्डिनेट में कैसे काम करता है, ठीक है, सपोज करो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये हो गया फॉरवर्ड मोटरिंग मोड में काम करेगा, ठीक है, लिख लो आप लोग। और दूसरा क्वाड्रेंट में होता है फॉरवर्ड ब्रेकिंग, फॉरवर्ड ब्रेकिंग या रीजनरेशन भी बोलते हैं, या रीजनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में रिवर्स मोटरिंग होगा, यहाँ फॉरवर्ड मोटरिंग, यहाँ रिवर्स मोटरिंग, और यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा रिवर्स ब्लॉकिंग, रिवर्स ब्लॉकिंग नहीं ब्रेकिंग या रीजनरेशन, रीजनरेशन। तो मतलब इधर फॉरवर्ड मोटरिंग होगा तो इधर रिवर्स मोटरिंग, और यहाँ फॉरवर्ड ब्रेकिंग या रीजनरेशन होगा तो यहाँ रिवर्स ब्रेकिंग या रीजनरेशन। तो यहाँ पे क्या पूछा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है रिवर्स रीजनरेशन, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी।
इन ए डीजल इंजन द गवर्नर कंट्रोल, क्या चीज़ कंट्रोल करता है डीजल इंजन में? डीजल इंजन में गवर्नर क्या कंट्रोल करेगा? फ्यूल फ्लो रेट को, ठीक है। टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करेगा, क्या करेगा? फ्यूल फ्लो रेट को कंट्रोल करेगा। गवर्नर का काम ही होता है फ्यूल फ्लो रेट को कंट्रोल करना, ठीक है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लूप बैक एड्रेस फॉर द IPv4। देखो यहाँ पे क्या है? IPv4 है, तो इसका देखो IPv4 है ना, इसका मतलब होता है जो इसका एड्रेस रहेगा, लूप बैक एड्रेस रहेगा, उस किस और किस रेंज के बीच, इसके रेंज में जो भी रहेगा वो IPv4 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। कौन कौन सा है मैं बता देता हूँ। देखो एक होता है 127.0.01 से लेके 127.255.255.255, इसके और इसके बीच में जो रहेगा वो IPv4 के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 127 और किसी में नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 127.0.0.1। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड क्या चीज़ में यूज होता है? देखो पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड हमेशा ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन में यूज होता है, ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन। और पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड जो है PN जंक्शन डायोड ही होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन। इन ए थर्मल पावर प्लांट द कंडेंसर इज इंस्टॉल्ड टू कंडेंस एग्जॉस्ट स्टीम कमिंग आउट ऑफ द, कहाँ से आता है? टरबाइन से। टरबाइन के बाद ही तो, जैसे ये टरबाइन है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ कंडेंसर रहता है, फिर इसमें जाता है, तो टरबाइन से ही कंडेंसर में आता है ना, तो क्या हो गया? टरबाइन हो गया इसका सही आंसर। सेंट्रल टैपिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इन ए सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर इज यूज्ड, किसमें करते हैं? टू मेक बोथ द डायोड टू कंडक्ट ड्यूरिंग अल्टरनेट साइकिल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो नेगेटिव कौन सा होगा? जितना भी सेमीकंडक्टर होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस होता है। इसमें से कौन सा सेमीकंडक्टर आपको रखना? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, तो ये क्या होगा? इसका सही आंसर सी होगा। ये फ्यू इंस्ट्रक्शन इन इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इतना, माइक्रो कंट्रोलर का बहुत क्वेश्चन आप देखो, हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन माइक्रो कंट्रोलर का है। टू टेक द सेम शॉर्टेस्ट टाइम टू एग्जीक्यूट, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मशीन साइकिल्स रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रूमेंट। हम पीछे भी बताए हुए हैं, जैसे पिछले वाले में, कि जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें कितना मशीन साइकिल्स होता है? 1 होता है। डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। और एक मशीन साइकिल होता है, और एक और चीज़ बताया था कि उसमें क्या होता है? 6 T स्टेट होता है और 12 क्लॉक साइकिल होता है। ये भी आप लिख लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इन एन एनालॉग क्लॉक व्हाट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन द मार्क या पॉइंट ऑफ 12 एंड आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 7:30 PM, ठीक है। तो आप कैसे इसको एंगल आप जस्टिफाई करोगे, कौन सा एंगल सही होगा? यहाँ पे टाइम किया दिया हुआ है आवर 7 और मिनट कितना है? 30, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या है? 12 दिया है रेफरेंस पॉइंट, मार्क या पॉइंट। तो आप इसको, एक फॉर्मूला होता है एंगल का, कोई भी एंगल निकालना है, एंगल फार्मूला होता है 30H माने आवर माइनस 11m/2, बस 30 आवर की जगह कितना है? 7 माइनस 11 मिनट का मतलब 30/2, 210 माइनस 165 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो गया किसका? 7:30 PM के बीच का, ठीक है। अब देखो एंगल बिटवीन
ये 7 और 30, 7 बजे घंटे की सुई और 30 बजे मिनट की सुई के बीच का एंगल निकल गया 45 डिग्री, ठीक है। लेकिन मुझे क्या निकालना है 12 बजे का, 12 बजे के समय का, ठीक है। सपोज करो 12 बजे पे सुई और जो रहेगा और उसके बाद इस एंगल के बीच का, तो 12 बजे का मतलब कितना हो गया 180 डिग्री और इसका कितना लगा 45, तो 180 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो गया 135 डिग्री। तो सही आंसर क्या होगा -135 डिग्री इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय, गवर्नर को कौन रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। द मेथड एम्प्लॉयड फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर, 3-फेज इंडक्शन मोटर को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बाय कैस्केड कंट्रोल। कैस्केड कंट्रोलर के थ्रू बहुत सारा कंट्रोलर है, एक तो कैस्केड है, एक वेरिएबल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, पोल चेंजिंग मेथड है। लेकिन इसमें पूछ रहा है, इसमें वो सब नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या है कैस्केड कंट्रोल से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। पोल चेंजिंग मेथड है, ये सब कंट्रोल करता है किसको 3-फेज इंडक्शन मोटर को। स्ट्रिंग एफिशिएंसी, देखो स्ट्रिंग एफिशिएंसी यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ थायरिस्टर कनेक्टेड सीरीज या पैरेलल इलेक्ट्रॉन। स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑलवेज, स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होता है हमेशा लेस देन 1 होगा, क्योंकि स्ट्रिंग एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होता। एक होता है डी रेटिंग फैक्टर, डी रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है 1 माइनस स्ट्रिंग एफिशिएंसी 1 माइनस n। जनरेटिंग स्टेशन है जो कनेक्टेड लोड इतना मेगावाट एंड सप्लाई मैक्सिमम डिमांड 60 मेगावाट। द नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड, एक साल में इतना यूनिट जनरेट कर रहा है कौन सा जनरेटिंग स्टेशन जो भी है। तो व्हाट विल बी द डिमांड फैक्टर ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन, बहुत सिंपल है, आप इसको ऐसे निकालो। देखो मैक्सिमम दिया हुआ है पी मैक्स इक्वल टू 60 मेगावाट और कनेक्टेड लोड ऑफ 120 मेगावाट, दो चीज़ दिया हुआ। डिमांड फैक्टर होता है मैक्सिमम डिमांड यानी पी मैक्स बाय कनेक्टेड लोड, पी मैक्स है 60 बाई 120, डिमांड फैक्टर 0.5 आ गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। मिनिमम अलाउएबल नंबर ऑफ लेयर इन ए ऑटो कैड ड्राइंग, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। इन 2017 the constitutional bench of the Supreme Court of India upheld right to privacy as an intrinsic part of the right to life and personal liberty. Which article of the Indian Constitution guarantee right to life and personal liberty? Article 21. The cascade amplifier consists of, तो यहाँ पे क्या चीज़ होता है, एक होता है कॉमन इमीटर एंड कॉमन बेस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। द मैक्सिमम डिमांड ऑन अ पावर स्टेशन है 600 मेगावाट, एनुअल लोड फैक्टर 60% और कैपेसिटी फैक्टर दिया हुआ तो रिवर्स कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। तो रिवर्स कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है मैक्सिमम डिमांड, तो पी मैक्स दिया हुआ आपका क्वेश्चन में कितना है 600 मेगावाट, आप लिख लो जैसे जैसे दिया हुआ लिख लो। लोड फैक्टर दिया हुआ LF 60% मतलब 0.6, कैपेसिटी फैक्टर 0.45, यहाँ तक हो गया। अब मैक्सिमम डिमांड ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। तो लोड फैक्टर क्या होता है एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड बाय मैक्सिमम पी मैक्स, यही होता है ना। लोड फैक्टर आपका दिया हुआ 0.6 इक्वल टू एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड, कितना मैक्सिमम पी मैक्स 600, तो एवरेज लोड निकल जाएगा, एवरेज लोड इक्वल टू 360 मेगावाट, ठीक है। एवरेज लोड निकल गया। प्लांट कैपेसिटी क्या है, प्लांट कैपेसिटी
इक्वल टू क्या होता है, एवरेज डिमांड या लोड जो भी है बाई प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। अब देखो एवरेज लोड आपका निकल गया 360, कैपेसिटी फैक्टर 0.45, डिवाइड करेंगे तो 800 क्या हो जाएगा मेगावाट। तो इस प्लांट का कैपेसिटी निकल गया, ठीक है। अब मैक्सिमम कितना है, प्लांट कैपेसिटी 800 मेगावाट पावर को जनरेट कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम डिमांड कितना है 600, तो कितना बचेगा रिजर्व, 800 में 600 जाएगा तो कितना है 200 मेगावाट। सही आंसर 200 मेगावाट हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हो। और ड्राइंग का क्वेश्चन है, ए ड्राइंग एट ए स्केल ऑफ 1:50 मीन्स, देखो 1:50 मीन्स क्या होगा, 1:50 का मतलब हो गया 1:50 का रेशियो होना चाहिए कोई भी मेजरमेंट का। पहला ऑप्शन में 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पे है 1.5 मीटर। 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 150 होगा, तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 3 से 1/50, तो ये रेशियो मैच करा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 250 वोल्ट लैंप है, टोटल फ्लक्स 4000 ल्यूमेंस है एंड करेंट कितना ले रहा है 0.8 एम्पियर्स तक। क्या निकालना है, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर पर वाट। तो मीन स्फेरिकल कैंडल पावर आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे। तो पहले आप देखो लैंप का क्या है, लैंप का पहले आप इस तरह से लिखो, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। मीन स्फेरिकल कैंडल पावर का फार्मूला क्या होता है, टोटल ल्यूमेंस पर 4 पाई बाई 4 पाई। तो आपका यहाँ पे टोटल ल्यूमेंस कितना है 4000 बटे 4 पाई इक्वल टू क्या हो गया 1000 बाई पाई। ये निकल गया आपका MSCP। अब पूरा कितना पर वाट पे कितना होगा MSCP में, ये तो हो गया पूरा। अब पर वाट पे कितना हो जाएगा, कितना है टोटल कितना है 0.8 इंटू 250, तो पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा V इंटू आई। V क्या है 250 इंटू 0.8 यानी 200 वाट, यही है ना। तो आपका ये हो गया MSCP कितना है, ये 1000 बाई पाई कितना पे है 200 वाट पे। तो यहाँ क्या पूछ रहा है पर वाट पे, तो 1 वाट पे कितना होगा, तो 1000 पाई इंटू 200 हो सकता है बाई 5 यानी 5 बाई पाई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 5 में अगर 3.14 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 1.6 आएगा आंसर। इस तरह से आप निकाल सकते हो। वाटर फॉर ए हाइड्रोलिक पावर स्टेशन इज ऑब्टेन फॉर रिजर्वर विथ ए हेड ऑफ 150 मीटर। What will be the approximate electrical power generated per hour per cubic meter of water if the mechanical यानी efficiency हाइड्रो efficiency 0.85 और electrical efficiency जितना। तो ओवरऑल efficiency कितना होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, मैकेनिकल efficiency इंटू इलेक्ट्रिकल efficiency यानी तो 0.85 गुना 0.92, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.782 इतना आ गया। हेड दिया हुआ H, हेड कितना 150 मीटर। डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज दिया हुआ है क्यूबिक मीटर है ना, तो डिस्चार्ज Q इक्वल टू 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो W इक्वल टू वाटर डिस्चार्ज रेट Q इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर डेंसिटी इंटू 9.81 फार्मूला होता है। तो यहाँ से 1 इंटू 1000 इंटू 9.81, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9810 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड। अब कितना दिया है पर आवर पर क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर, ये तो क्यू डिस्चार्ज दिया था पर सेकेंड के अनुसार, तो पावर निकालना है। P इक्वल टू W इंटू हेड इंटू इफिशेंसी।
तो W हो गया 9810 गुना 150 इंटू 0.782, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1150 समथिंग आएगा। तो ऑप्शन ये सही होगा। When a conductor connect to electrical circuit move in a magnetic field, the direction of induced current depends upon direction of the magnetic field and direction of motion of the conductor। मूविंग कॉयल का क्वेश्चन है। मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 20 मिली एम्पियर, ठीक है। थ्रो ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 मिली वोल्ट्स अप्लाइड अक्रॉस इट्स टर्मिनल, इट कन्वर्ट टू वोल्टमीटर टू मेजर द जीरो से इतना रेंज। तो सीरीज रेजिस्टेंस क्या होगा? एक तो उसका था किसका, अमीटर का, ठीक है। ये वोल्टमीटर क्वेश्चन है, तो पहले क्या निकालेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर M इक्वल टू टोटल करंट बाय मीटर करंट। टोटल वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज केस में है, वोल्टमीटर केस में टोटल वोल्टेज बाय मीटर वोल्टेज। टोटल वोल्टेज क्या है 500, अब बाय कितना हो जाएगा ये 50 इंटू 10⁻⁻3, तो मतलब 10,000 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा एक और, मतलब क्या हो जाएगा 10,000। मल्टीप्लाइंग फैक्टर M इक्वल टू निकल गया, RS इक्वल टू होता RM इंटू M-1। ये होता फार्मूला किस में, वोल्टमीटर केस में। सीरीज रेजिस्टेंस मुझे निकालना है। RM आपको दिया हुआ है कितना, RM VM बाय IM, VM है 50 बाय IM कितना है 20, 2.5 इंटू M हो जाएगा 9999, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2499 7.5 ओम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप, क्योंकि मीटर रेजिस्टेंस दिया नहीं, तो मीटर रेजिस्टेंस आप RM इक्वल टू VM बाय IM, VM दिया हुआ 50 और IM दिया हुआ 20, तो यहाँ से 2.5 निकल गया यहाँ से। इसको यहाँ पुट कर देंगे, M मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता है, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। For a thyristor, when Ia is the final value of the anode current, the esprit time is the time taken by the anode current to rise from कहाँ से कहाँ तक, 0.9 से लेके Ia तक। The sequence of component in a circuit of electronics blast of a compact fluorescent lamp CFL would be, क्या क्या होता है इसमें, रेक्टिफायर होता है, फिल्टर होता है, कैपेसिटर, DC to AC इन्वर्टर एंड लैंप ट्यूब होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 43 इन डेसिमल नंबरिंग सिस्टम। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कितना है 43। डेसिमल में करने के लिए क्या करेंगे 16 से, क्योंकि हेक्सा से तो 16, 2 से 32 मतलब क्या हो गया 11। तो यहाँ पे इसको किस तरह से लिखेंगे, 2 और 11 इस तरह से ऐसे लिखते हैं। तो 2 11, तो 2 को मतलब 2, 11 को क्या लिख सकते हैं बी, तो 2B हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। In a conduct of the business of the Indian Parliament, what does the stated questions mean? Stated question का मतलब होता है it is the question that is answered orally on the floor of the house। stated question मतलब यह एक सवाल है जिसका सदन में मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं stated question। Thanks for watching।